ओवर यूज़ क्या होता है कि आप अपने बॉडी के किसी ऑर्गन को नॉर्मल से ज़्यादा और रेपिटेटिवली यानी बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे घरों में जो ख़वातीन हैं वो क्या करती हैं कि जब आप देखती हैं कुकिंग करती हैं, अब कुकिंग एक बहुत बड़ा वैसे भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है, नफसियाती तौर पर भी है, और उसके अलावा करना क्या है कि कुकिंग में जब उसने हांडी चलानी है ना, हांडी के अंदर डोई चलानी है, तो उसने अपनी रिस्ट को बार बार इस तरह से रोटेट करना है जिसके अंदर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उसकी एल्बो भी ऐड हो जाएगी। एल्बो की बाहर वाला हिस्सा अगर आप मूव करके देखें तो आपको एल्बो का बाहर वाला हिस्सा भी इसके अंदर मूव करता हुआ नजर आएगा जहां पर मैंने अपनी उंगली रखी है। ऐसा ही है, ठीक है। अब जाने अनजाने में ख़वातीन कहती यही है, मैंने किया कुछ भी नहीं है, ना मैं गिरी हूँ कहीं, ना कुछ चोट लगी है, लेकिन दर्द है, बट पेन जो है वो डॉक्टर साहब एक तरफ बहुत भरी हुई है। इसी तरह से जब घरों में आटा गूंथती हैं तो आटा गूंथते हुए भी आप देखें पूरी रिस्ट मूव करती है और बार बार मूव करती है, रेपिटेटिवली बार बार मूव करती है। अब आटा गूंदने से क्या होता है कि वो रेपिटेटिवली मूव करने से क्या होता है कि यहाँ पर रिस्ट के एक बैंड है, आम अल्फाज में कड़ा कह लें, ठीक है, उस बैंड के नीचे से नर्व्स गुजरती हैं। वो नर्व्स गुजरती हैं जिससे मेरा ये हाथ बंद हो रहा है, खुल रहा है, कंट्रोल है, जो ब्रेन का कंट्रोल है, मीडियन नर्व हम उसको नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब वो जो नर्व है क्या होता है कि जैसे ही आप बार बार यूज़ कर रहे हैं या रगड़ रहे हैं तो ये सारा बैंड स्वेल कर जाता है। बैंड स्वेल करता है, बैंड के नीचे टनल है, टनल रास्ता है जहाँ से वो नर्व गुजर रही है, वो नर्व दब जाती है। जैसे ही नर्व दबती है हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है, और हाथ सुन्न होने के साथ साथ फिर दर्द, और दर्द के साथ मूवमेंट डेफिसिट, यानी पेशेंट हाथ हिला नहीं पाता, बिल्कुल वो एक फिक्स्ड फेज में चला जाता है। अच्छा, अब कार्पल टनल और टेनिस एल्बो ये हम दोनों इकट्ठे क्यों रिलेट कर रहे हैं? इसीलिए रिलेट कर रहे हैं कि जिस वक्त फॉर्चुनेटली हम कलाई चलाते हैं तो कलाई चलाने के साथ साथ एल्बो का बाहर वाला हिस्सा भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब एल्बो का बाहर वाला हिस्सा इन्वॉल्व होता है, ये ऊपर वाले मोटे मसल एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहलाता है, ये सारे मसल जो है ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर पेशेंट क्या बताता है? पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब ये कोहनी के बाहर वाले हिस्से में नीचे की जानिब और ऊपर की जानिब दोनों तरफ दर्द है और डल एक बनी रहती है, डल दर्द बनी रहती है। सिम्टम 3 तरह से प्रेजेंट होते हैं, पेचीदा नहीं, सीधी सीधी बात करूंगा। 3 तरह से सिम्टम पेशेंट बता रहा होता है। डॉक्टर साहब काम किया है तो काम करने के 2 घंटे बाद दर्द शुरू हो गई है। फिर कुछ लोग क्या बताते हैं कि काम किया है तो काम करते ही साथ पेन शुरू हो गई है। और कुछ लोग क्या बताते हैं कि इसका काम से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये इतनी बार इस्तेमाल हो गया, यूज हो गया कि किसी भी वक्त कोई पता नहीं होता कि बैठे बैठे हमें दर्दें जो है ना वो शुरू हो गई हैं। ठीक, तो थोड़ा सा ट्रिकी सा है, लेकिन ये है कि ये ख़वातीन में बहुत कॉमन है। मेल एथलीट्स में, जिस तरह आपने कहा कि मेल एथलीट्स जो हैं जो टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, वहीं से इसका नाम कॉमनली टेनिस एल्बो पड़ा है। अब टेनिस वाला प्लेयर भी बार बार हिट करता है, ठीक है, अब हिट करते हुए वो भी इसी तरह से रिस्ट को यूज कर रहा है और साथ में उसका कोहनी का बाहर वाला हिस्सा जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अब उसने तो आप देखिए दिन में कितनी बार स्ट्रोक करना है, बैडमिंटन कोई खेल रहा है कितनी बार स्ट्रोक करना है उसने, ठीक है। इसी तरह से स्क्वॉश खेल रहा है तो उसमें भी थोड़ी सी लंबी होती है तो आपके पास एक थोड़ा सा एज होता है, लेवरेज होता है। यस यस, क्योंकि उसका जो हैंडल भी होता है ना पकड़ने का, आई आल्सो प्ले बैडमिंटन अ लॉट, तो उसका हैंडल का सपोर्ट फिर भी ऐसा होता है कि वो ना मारते हैं तो स्टक वहीं रहता है, उसमें ज्यादा कंधा ऐड हो जाता है। कंधा ऐड, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बायोमैकेनिकली बिल्कुल सही पहुंची हैं। आपका जो दुखता है वो कंधा और ये बैक साइड, बिल्कुल कंधा भी ऐड होता है। लेकिन बैडमिंटन में बीइंग अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपको बात बता रहा हूँ, बैडमिंटन में जब शॉर्ट आर्म जैब मारते हैं ना, शॉर्ट आर्म जस्ट लाइक अ स्मैश, आप बहुत करीब ड्रॉप करवाना चाहते हैं तो शॉर्ट आर्म जैब जब प्लेयर यूज करता है तो तब वो एल्बो यूज करता है, तब वो फिर पूरा जोर बाजू का इस्तेमाल नहीं, कंधे का इस्तेमाल नहीं करता। तो वहां पर भी मतलब रिस्क ये रहता है। इस तरह के एथलीट्स आके बताते हैं कि वही पेन्स इनको इस तरह की रहती है। जो बॉलर होते हैं उनको भी होता है जब वो स्पिन कराते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आई नो, मैं अपने हस्बैंड के साथ क्रिकेट खेल रही थी अभी यूके में, तो वो फिर मैच क्योंकि लंबा हो गया, मैं क्रिकेट बहुत खेलती हूँ वैसे शुरू से, तो वो मैच लंबा हो गया और बॉलिंग जब वो करके मेरा हाथ क्योंकि कभी स्पिन कभी ये, तो मुझे यहाँ लग पता गया था। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में स्पेस है आजकल, अभी वैकेंसी है पाकिस्तान वुमेन में, अभी स्पेस है। स्पेस है, मेरी स्पेस तो बस अब स्पेसशिप में ही होगी, क्या क्या खेलूं, खेल कूद वाले पता नहीं क्या, मगर ये बात ये करने वाली है क्योंकि क्रिकेट के
वेलकम बैक। डॉक्टर शम्सुल हक से बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि हम अपनी कलाइयों को कैसे सेव कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं, ठीक है। खेल खेल के कलाइयों की जो है ना उसके पूरे जो नर्व्स है वो कलाई भी नाजुक है, एल्बो भी नाजुक है, दर्द में भी है, ऐसे ही है। क्या करें कुछ ऐसे? देखें जी, जैसे मैंने कहा कि होम रेमेडीज़ में हमारा सबसे पहला कंसर्न तो हर पेशेंट का भी यही होता है कि मेरी दर्द कम कर दें। एक तो दर्द कम कर दें, दूसरी सोजिश कम हो जाए। वो जो ट्यूब्स आती हैं लगाने के लिए जो कि हीट प्रोटेक्ट होती हैं, थोड़ी सी देते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी पट्टी शट्टी घर में बांध लो तो वो काम करती है? मेरा नहीं ख्याल, हम नहीं, इसको मेडिकली एविडेंस इसका बड़ा वीक है कि आपको अगर एक्यूट इंजरीज हैं, इस तरह से पेन्स और स्वेलिंग्स हैं, तो उसके ऊपर आप फ़ौरन जो है ना ये एंटी इन्फ्लेमेटरीज, हाँ कोई डिक्लोफेनेक्स टाइप हैं तो वो लगा सकते हैं। ये मैं आजकल कमर पे भी लगा रही हूँ, फर्क मुझे कोई नहीं पड़ रहा, मैं आपको बता दूं। यही बात है कि वो उससे कोई इतना आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक्चुअल देखना ये होता है दो चीज़ें कि उस खास एरिया में पेन स्वेलिंग है या स्पैज्मोडिक कंडीशन है, या उसको हम कहते हैं मसल की एबनॉर्मल टोन है। अच्छा। अगर मसल की एबनॉर्मल टोन है तो हम हीट पैक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपको फिर किसी हीट जेल की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल हॉट पैक्स जो होते हैं, अच्छा वो, ठीक है, आपको जिसमें वाइब्रेशन भी होती है? वाइब्रेशन नहीं होती, वो तो आप मसाज टेंस मसाजर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मसाजर्स की। हॉट पैक्स मिलते हैं इलेक्ट्रिकल, अच्छा, ठीक है, उनके काफ़ी साइज होता है, बड़े साइजेस होते हैं, हम अपने क्लिनिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हाइड्रोकुलेटर्स होते हैं, वो हम गर्म पानी में करते हैं, ठीक है, वो गर्म पानी में उसको बकायदा उसके अंदर जेल्स होती हैं साथ। तो आम बंदे को अलाउ है कि वो ये लगा सकता है जो आप बता रहे हैं जेल के साथ गर्म पानी में? वो नहीं कर सकता, क्लिनिक वाला नहीं कर सकता, वो वही बता रहा हूँ, हम क्लिनिक्स में दूसरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो वो हाइड्रोकुलेटर्स होते हैं, उनके अंदर पानी के अंदर हम उसमें जेल पैक्स होते हैं, उन जेल पैक्स को हम एक सर्टन टेम्परेचर तक हीट करते हैं फॉर वन सर्टन आवर, उसके बाद फिर उसको रैप अप करके फिर हम पेशेंट्स के ऊपर उनके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के मुताबिक अप्लाई करते हैं। अच्छा। घरों में अगर कोई फिजिकल थेरेपिस्ट आपको रिकमेंड करता है, आपको कहता है कि आप हॉट पैक्स यूज करें, तो उसका जो सोल्यूशन है वो है इलेक्ट्रिकल हॉट पैक्स। अब इलेक्ट्रिकल मार्केट में आम है, ठीक है, आप स्विच लगाते हैं और वो हीट होना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ हीट के मार्कर्स भी आ रहे होते हैं, हीट के मार्कर्स, तो उसके साथ टाइम आ रहा होता है कि आप कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं। वी रिकमेंड कि 10 से 15 मिनट होना चाहिए, ठीक। आप सिंपली अगर कमर पे करना चाहते हैं, और रूल ये होता है कि किसी भी हॉट पैक के ऊपर नहीं बैठना या ऊपर नहीं लेटना, ठीक। आप कमर पे लगाना चाहते हैं तो आपने उल्टा लेटना है, यानी प्रोन लाइन में जाना है, तो आप उस अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो हॉट पैक रख लेंगे एंड यू विल सी कि वो एक सर्टन लेवल की आपको हीट देगा, उस हीट से मॉइस्चर आएगा, इसको हम मॉइस्ट हीट कहते हैं, या आम अल्फाज में स्टीम कहते हैं, अच्छा। भाप कहते हैं। अच्छा। वो फिर आपके उन मसल्स को दर्द की वजह से जो वहां पर एबनॉर्मल टोन में थे या वहां पर स्पैज्म में थे, खिंचाव में थे, उस खिंचाव को कम करता है। अच्छा। दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। आपको जेल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वही डोज 4-4 घंटे के बाद घर में रिपीट कर लें। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर स्वेलिंग्स हैं और पेन्स हैं, पेन्स के लेवल्स हाई हैं, अभी हुई है पेन, ठीक है, स्वेलिंग हुई है, तो फिर उसमें हम आइस बाथ या आइस पैक या क्रायोथेरेपी रेकमेंड करते हैं। तो अब गर्मी आ गई, वैसे आइस बाथ तो बड़ा पॉपुलर भी बड़ा पॉपुलर है दुनिया में, आपको पता है, पेन्स के लिए इस्तेमाल होता है, सर्दी में भी आइस डाल के बर्फ के इर्द गिर्द माहौल में आप चले जाओ, इट्स वेरी पॉपुलर नाउडेज, इट्स रियली वर्क, रियली इट इज अमेजिंग। हमारे पास, हम कहते होते हैं किसी को ट्रक आके लग जाए ना एक सर्टन स्पीड के ऊपर भी, तो उसके बाद भी हम आइस पैक रख देते हैं उसकी। अली जफर ने भी किया था ये, exactly। मैंने इंस्टा पे उनकी एक रील देखी, मैंने कहा कि वाह यार, और उन्होंने बड़े मजे से वो पूरे वुडन टब था, उसके अंदर पानी और फिर मौसम भी सारा ठंडा बर्फानी और अंदर बर्फ डाल के वो अंदर चले गए। अब उसके बाद उन्हें उनसे पूछे कि रिलीफ कितना था। इतना रिलीव्ड इंसान फील करता है कि जितनी जितनी वो एक्स है ना जगह जगह पे, कोई जोड़ दर्द कर रहा है, ये वो सब रिलीफ हो जाता है, और द पेशेंट इज लाइक कि भाई कमाल हो गई। तो कोई मतलब घर के अंदर भी कर सकता है? घर में आप आप एक छोटे से बाउल में पानी डालें और उसमें अपने रिस्ट रख लें। अच्छा, रिस्ट वगैरह के तो ठीक है, फुल बॉडी भी कर सकते हैं? फुल बॉडी भी कर सकते हैं, यस, कोई मसला नहीं है, फुल बॉडी। हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फोबिया होता है कोल्ड से, जो है ना वो थोड़ा सा हम कहते हैं हाइपोटेंसिव हो सकते हैं, बस वो सिर्फ मिरासी हो सकते हैं। जैसे मैं भी अगर मेरे सामने बर्फ रख देना तो मैं तो दस्ताने पहन लूंगी। नहीं, इस तरह से आए तो फिर उस्ताद शफकत सलामत अली याद आ रहे हैं, मिरासी में तो फिर मिरासी हम सभी हैं। वही कह रही हूँ, मैं तो दस्ताने पहन लेती हूँ बर्फ देख के। एग्जैक्टली। तो होम रेमेडी में तो हम कर सकते हैं, ये आइस बात कर सकते हैं, हम खेले भी, काम भी करें, हम चीज़ सब करें, मगर उसके बावजूद हमारी जो कलाई है ना ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। बहुत से इसमें ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं, और नो डाउट आपको एक क्लिनिकल गाइडलाइन भी चाहिए होती है, क्लिनिकल सुपरविजन भी चाहिए होती है। मैं कभी भी
इस तरह से पब्लिकली कोई बात करते हुए ये नहीं कहता कि आप बस ये चीज़ एक करें और दुनिया में 100% 200% ठीक हो जाएगा सारा कुछ। थोड़े से फॉल्स क्लेम्स हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको एक बार कहीं ना कहीं क्लिनिकल गाइडलाइन भी चाहिए होती है, सुपरविजन भी चाहिए होती है। उसके साथ जो आप घर में कर सकते हैं, जो होम रेमेडी आप कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि स्वेलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं दोनों तरफ, कोनी में भी इसमें भी, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप आइसिंग को, आइस वाटर जो है ना, वाटर बाथ जो है वो ज़रूर उसको करें। ठंडा पानी जो है वो आप किसी एक बाउल में ले लें और उसमें अपनी रिस्ट जो है 10-10 मिनट्स आफ्टर एवरी 4 आवर्स जो है वो आप रखें। इसके अलावा आप अपनी एल्बो पे भी सिमिलर जो है वो रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। इस आइसिंग से सबसे पहला जो और ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ कि आप उससे इन्फ्लेमेशन और पेन दोनों को हैंडल कर जाते हैं और आपको कोई स्पेशली को गोलियां शोलियां इतनी खाने की और मेडिसिन इतनी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ चोट लग जाती है। हाँ, ये तो रेडियल हेड है, कोई लग जाए, कोई भी चीज़। ये हमारी एक हड्डी है, उसका हेड है यहाँ बाहर। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको पता ही है, सिनफ नाजुक की बात करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा जो रिस्ट है वो सेंसिटिव है और फिर हड्डी बाहर भी निकल जाती है लोगों की चोट की वजह से। एग्जैक्टली, वो क्यों निकलती है? यहाँ पर 2 हड्डियों का जोड़ है। अच्छा, इधर भी हड्डी होती है? जी, 2 हैं, 2, एक नहीं 2 हैं। दिखती तो ये एक ही कोने वाली है ना? नहीं जी, 2 हैं, यहाँ पर आके इनका जोड़ है। हाँ, ये रही। जी। अच्छा, ये 2 बोन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनका जोड़ है। अच्छा, इन बोन्स में आप हैरान होंगी, यहाँ पर खला भी है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ स्पेस है। अच्छा, उसके अंदर मसल्स हैं, इंट्रोशियस मसल्स हैं। ठीक है। होता ये है कि जब कोई लोड गलत पड़ जाता है या कोई चीज भारी उठाते हुए आप लोड गलत डालते हैं तो यहाँ पर जोड़ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। रेडियस और अल्ना के दरमियान ये दूर का ज्वाइंट है, ये वाला। अब डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बस इतना सा ही है कि मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि ये 2, एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, और ये इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी है। अब जैसे ही कोई चोट पड़ेगी इस, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर, तो ये निकल जाएगी। और आपको बड़ा कॉमनली वो नजर आता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये वाली हड्डी बाहर निकल आती है। अच्छा, अब ये इतना सम टाइम किसी में पेनलेस होता है, पेन नहीं इतना करता, लेकिन बहुत से लोगों में फिर ये पेनफुल कंडीशन भी हो सकती है और फिर इसको ब्रेसिंग के थ्रू और प्लास्टर्स के थ्रू या फिर किसी मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया यानी सर्जरीज में जाके, थिएटर्स में जाके इसको फिर मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि बार बार होने से, अगर एक बार कोई चीज डिसलोकेट हो गई है तो वो बार बार होने से क्या होगा कि करीबी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सारे, यहाँ पर 8 बोन्स रिस्ट की पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वो रिस्ट की बोन्स भी इसके बाद कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। फिर हाथ की मूवमेंट, पेशेंट मूव नहीं करेगा, वो मूव नहीं कर पाएगा ऊपर वाले हिस्से में। वो इस तरह आप उसे कहें मूव करो, उठाओ ऊपर कलाई या हाथ को ऊपर उठाओ, वो नहीं उठा पाएगा। तो जब उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन आएगी वो तंग होगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर जैसे करते हैं ना, पर्स कैरी करते हैं, छोटे बैग्स कैरी करते हैं, कुछ लोग हैवी बैग्स इस कलाई पे यहाँ पे ऐसे हैंडल में डाल के तो ऐसे लटका लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं, वो जो उसमें अगर वजन आ जाए तो कुछ लोगों को यहाँ इधर हड्डी में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, इधर भी एक जो है ना जोड़ में, और कुछ लोगों को हाथ में अगर हैवी है। देखिए, वजन पे डिपेंड करता है। अगर वजन, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि 2 to 3 kg तक भी नॉर्मल चलता है। अच्छा। इतना नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है 2 to 3 kg, लेकिन अगर 2 to 3 kg से भी ऊपर जा रहा है, इससे भी बढ़ रहा है, और दूसरी चीज़ आपकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, आप ज़्यादा देर तक अगर आप उसको कैरी कर रहे हैं तो फिर पॉसिबल है कहीं ना कहीं आपको सुन होना, कहीं ना कहीं नंब होना, कोई एक आधी नर्व जहाँ पे आपने उसको रखा हुआ है, उसका स्ट्रैप जहाँ पर है और वहाँ से नर्व गुजर रही है। अब यहाँ पे मैं आपको मतलब बहुत सादा करना चाह रहा हूँ, एक नेटवर्क है, एक गुच्छा है नर्व्स का। ऊपर से यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस आ रहा है, ब्रेकियल आर्टरीज और ब्रेकियल नर्व्स गुजर रही हैं, नीचे आके डिवाइड हो रही हैं। अल्लाह ने बड़ा फाइन करके हमें बनाया। यहाँ 3 उंगलियों को अलहदा नर्व लेके चलती है, 2 उंगलियों को अलहदा नर्व लेके चलती है। 2 सुन हो तो अलहदा नर्व डैमेज है, 3 सुन हो तो अलहदा नर्व डैमेज है। ब्रांचिंग है, ब्रांचेस चल रही हैं। तो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रैप ने किस नर्व को दबाया, और अगर ज़्यादा देर तक वो दबता रहे तो कुछ देर के लिए वहाँ पर ये होगा कि नमनेस आ सकती है और उसके बाद पेन आती है। पहले इस सूरत हाल में अगर कोई नर्व या नस को दब गई है तो पहले जो है वो नमनेस आती है, यानी सुन्न होता है, और दर्द उसके बाद आना शुरू। अच्छा, अब हम कुछ सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर शम्सुल हक हमारे साथ मौजूद है। स्टे ट्यून्ड, कम बैक।